नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 7 से संबंधित गणित में आंकड़ों का प्रबंधन नामक पाठ अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में आप आंकड़ों से, डाटा से पूर्व परिचित हैं। आपने आंकड़ा क्या है, आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं उनका सारणीयन, चित्रालेख में दिखाना, दंडालेख में दिखाना जैसे कार्य हम लोगों ने किया है। अब चूंकि हम आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज की कक्षा में हम उससे आगे की और भी बातें करेंगे। आंकड़ा का अर्थ हम लोग बिल्कुल समझते हैं। आंकड़ा जिसे डाटा कह रहे हैं, वस्तुतः यह क्या है, आइए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम। आंकड़ा या डाटा का अर्थ है बच्चों, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। इन्हीं सूचनाओं को तो हम आंकड़ा कहते हैं। जैसे अपनी कक्षा में यदि गणित का टेस्ट लिए हैं हम, उसमें किसे कितना नंबर प्राप्त हुआ, यदि वो सूचना को हम एकत्र कर लें, वो जो सूचना है उसे ही आंकड़ा कहते हैं। आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या ऐसे भी प्रतिदिन की उपस्थिति आपके वर्ग में होती है। सोमवार को कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स आए, मंगल को कितने लड़के कितनी लड़कियां उपस्थित हुईं या अनुपस्थित हुईं, ये जो इन्फॉर्मेशन है यही आंकड़ा है। इसे ही गैदर करना, इकट्ठा करना है और उनका सारणीयन करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आंकड़ों का एकत्रीकरण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्यों कर रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तब जाकर आप आंकड़ों का ढंग से एकत्रितकरण कर पाएंगे। जैसे आपके द्वारा प्राप्त अंक और कक्षा के सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक, इन दोनों में से कौन सा डाटा हम, कौन सा सूचना निकालें, कौन सा डाटा इकट्ठा करें, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए। सिर्फ अपना ही परफॉर्मेंस देखना है, पूरे क्लास का परफॉर्मेंस निकालना है, महीना दर महीना परफॉर्मेंस निकालना है, चाहते क्या हैं। तो हमेशा निष्कर्ष पर ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं। विभिन्न प्रकार के आंकड़े, क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, किसी विशेष खिलाड़ी द्वारा लगातार कितने रन बनाए जा रहे हैं, सूचना है, आंकड़ा है। आप अपने शहर का तापमान देखते हैं, अधिकतम न्यूनतम कितना रह रहा है प्रत्येक दिन, ये सब सूचनाएं हैं। इसे ही हम लोग डाटा कहते हैं। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। सजाने का मतलब हुआ या तो सारणी बना के रखते हैं, या फिर आपने पूर्व की कक्षा में चित्र के द्वारा चित्रालेख से दिखाया है, दंडालेख से दिखाया है। ये सारा कार्य हम लोग किए। अब देखिए, आंकड़ों के एकत्रितकरण के बाद जब उसे हम लोग जमा कर लिए हैं, तो अब उसमें प्रतिनिधित्व उसका कौन करेगा, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिनिधि मान का। प्रतिनिधि मान, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। बहुत सारे डाटा यदि आपने एकत्र किया है, तो जैसे हम कहते हैं कि राधिका सोमवार को 5 घंटा पढ़ी है, मंगलवार को 4 घंटा पढ़ी है, बुधवार को 6 घंटा पढ़ी है। इस प्रकार का हमने डाटा एकत्र किया। अब यदि पूछा जाए कि राधिका कितना पढ़ती है दिन भर में, तो क्या हम इस प्रकार बताएंगे कि सोमवार को इतना देर, मंगलवार को इतना देर, बुधवार को इतना देर, फिर ऐसे अगर और डाटा रहें तो और।
ये कोई तरीका नहीं है बताने के लिए। तो हम इनमें से डाटा को प्रतिनिधित्व करने वाला एक डाटा ढूंढते हैं जो न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, बीच में हो, सेंट्रल में हो, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्रतिनिधि मान का मतलब ये होता है कि बहुत सारा डाटा है, उस डाटा में से ऐसा डाटा या ऐसा मान जो सबका प्रतिनिधित्व कर देता हो, जो एकदम सेंट्रल में हो, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्रीय माप हो, जो मेजरमेंट हो वो सेंट्रल टेंडेंसी में हो, बीच में हो। आपने ऐसा शब्द औसत जरूर सुना होगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। औसत, जिसे हम लोग एवरेज कहते हैं। बोलचाल की भाषा से लेके आप पूर्व से इस शब्द से परिचित होंगे। जैसे यदि कहा गया है कि राधिका औसतन 5 घंटे पढ़ती है, आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि औसत बारिश 40 mm हुआ, या औसत तापमान 32 डिग्री सी है। ऐसा बहुत सारा आंकड़ा, बहुत सारा सूचना आपको आसपास से पता चल रहा होगा। आपके वर्ग की औसत उपस्थिति 53 है। अब ऐसी जो सूचनाएं आपको मिल रही है, इसका क्या अर्थ आप समझते हैं बच्चों? यदि लिखा गया है कि आपके वर्ग की औसत उपस्थिति 53 है, 5 3 53, इसका क्या मतलब है कि प्रतिदिन बच्चे 53 ही आते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं आते हैं। या कहा गया है कि राधिका औसतन 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ती है, तो आप इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि राधिका 5 घंटे ही पढ़ती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी वह ज़्यादा भी पढ़ रही है, कभी वो कम भी पढ़ रही है। तो आखिर ये जो 5 घंटा कहा गया है औसतन, यही आपका प्रतिनिधि मान है, यही आपका औसत है, एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है कि बीच का मान, बीच का वैल्यू, ऐसा मान, ऐसा वैल्यू जो प्रतिनिधित्व भी करता हो, रिप्रेजेंट भी करता हो, और साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी का हो, बीच का माप हो। जब हम औसत की बात करेंगे, औसत समझते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जो डाटे हैं, आंकड़े हैं, उसके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका की अभी हम बात करेंगे, जिसे अंकगणितीय माध्य के नाम से जानते हैं। अंकगणितीय माध्य, या इसका एक और नाम समांतर माध्य भी कहीं कहीं आपको दिखेगा। दोनों एक ही नाम है बच्चों। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अब ये क्या है अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य? ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो आंकड़े जमा किए हैं उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए, मेजरमेंट के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका है आपका अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य। अब जरा इसको समझिए। हम इसे ऐसे आपको समझा सकते हैं कि हमारे पास 3 बर्तन हैं, ये देखिए, इस बर्तन में मान के चलिए 2 सामान रखा हुआ है, इस बर्तन में आपके 5 सामान रखे हुए हैं, और इस बर्तन में सामान है 5 है, 2 है, और इसमें 11 सामान रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान दीजिए, 3 बर्तन में अलग अलग सामान की मात्रा है। हम चाहते हैं कि कितना कितना सामान रखें कि सब में बराबर बराबर रखाए,
किसी में ज़्यादा या कम ना हो। तो बताइए ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? सब में इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सारे सामान को पहले एक जगह करना पड़ेगा, यानी सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको 3 से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो आइए हम क्या करना पड़ेगा, 2 सामान, 5 सामान और इसमें है आपका 11 सामान, और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना से, 3 से। आपको प्राप्त हो जाएगा 18/3 अर्थात 6। यानी कि प्रत्येक बर्तन में, प्रत्येक जार में यदि 6 सामान रखें तो सारे सामान एडजस्ट हो जाएंगे और सब में बराबर बराबर भी होगा। तो ये जो 6 आया आपको बीच का वैल्यू सबको इक्वली करने के लिए, ये जो प्रतिनिधि मान आया, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, इसे ही हम लोग अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। इसके लिए, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा बच्चों, प्रेक्षणों का योग, जो भी डाटा था आपके पास उन सब का योग करना पड़ा एवं वो कितनी संख्या में हैं उससे भाग देना पड़ा। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य यदि आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर, या इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप किसी भी डाटा का, किसी भी आंकड़ा का अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी डाटा, कोई भी जो सूचना है उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य के माध्यम से। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी बल्लेबाज के द्वारा 6 पारी में कुछ रन बनाए गए हैं, 45 रन, 56 रन, अगली पारी में 58, 38, 37 और 48। ये एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन हैं। यदि इसका आपको माध्य ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करें तो कैसे करेंगे हम लोग? वही जिसे हम लोग अंकगणितीय माध्य कह रहे हैं, या समांतर माध्य लिखकर भी आएगा। इस प्रकार के आंकड़े आपको दिए रहेंगे तो ज्ञात करना बहुत ही आसान है आपका। अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, प्रेक्षणों का योग करना है, जो भी डाटा है, आंकड़ा है। तो आपका हो गया 45 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 48। अब ये जितने प्रेक्षण हैं उनकी संख्या से हमें भाग देना है, और प्रेक्षणों की संख्या यहाँ है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें हम 6 से भाग दे देंगे। इस प्रकार आप आसानी से समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य ज्ञात कर पाएंगे। बहुत ही आसान है। आइए हम लोग कर लेते हैं एक बार मिलजुल कर। 8, 7, 15, 23, 8, 31, 6, 37, 5, 42, बकाया 4, 4, 8, 5, 13, 5, 18, 3, 21 और 3, 24 और 4, 28। इसमें भाग लगा देना है हमें 6 से। 6 चौका 24, 6 सत्ते 42। ये जो आपने प्राप्त किया है 47, यही बल्लेबाज के द्वारा 6 पारियों में बनाए गए रनों का माध्य है, या औसत है, या समांतर माध्य है। आशा है आप दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य काफ़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आपको डाटा मिल गया, जैसे यही एक डाटा है, क्या है, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए
रनों की संख्या। क्या क्या है बच्चों? 45, 56, 58, 38, 37, 48। जरा ध्यान दीजिए, ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इनका रेंज क्या है, कम से कम कहाँ है और अधिक से अधिक कहाँ तक गए हैं। इस चीज़ को यदि हम निकालें तो उनका फैलाव, उनका प्रसार या उनका रेंज ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इस आंकड़े को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे छोटा आंकड़ा है, सबसे जो न्यूनतम मान का आंकड़ा है, वो आपको मिल रहा है 37। और वहाँ से लेकर अधिक से अधिक आंकड़ा कहाँ तक फैला है आपका, मैक्सिमम वैल्यू की यदि बात करें तो वो हमें मिल रहा है 58। यानी इस आंकड़े का प्रसार 37 से लेकर के 58 तक है। यानी इसके बीच का यदि हम अंतर निकाल दें तो इन आंकड़ों का प्रसार आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में रेंज भी कहा गया है। तो वो कितना हो जाएगा? जो बड़ा से बड़ा मान है, अधिकतम मान जिसे कहते हैं, इसमें से कम मतलब न्यूनतम मान का घटा देना है। आपका हो गया 21। ये जो 21 आया बच्चों, इसे ही हम लोग दिए गए आंकड़ों का प्रसार या रेंज कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम परिसर भी लिखा गया है। परिसर या प्रसार या परास या रेंज जैसे नाम से इसे हम जानते हैं। अर्थ आप समझ रहे हैं, बस इतना ही है कि जो आंकड़े हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, उसे ही हम लोग प्रसार कहते हैं। जैसे कक्षा में हमने गणित का टेस्ट लिया है, जांच किया है गणित का, और उसमें से कुछ बच्चों द्वारा जो प्राप्त अंक है वो कुछ इस प्रकार से है: 43, 49, 16, 20, 27, 11, 38, 41, 42, 39। ये है, बहुत सारा आंकड़ा आपको मिला हुआ है। अब इन आंकड़ों का कहा गया है कि परास या परिसर ज्ञात करें। आंकड़ों का परास ज्ञात करें। कहीं कहीं से परिसर भी, प्रसार भी, रेंज भी कहा गया है। तो जब भी किसी आंकड़ों का परास ज्ञात करना हो, आपको परिसर ज्ञात करना हो, रेंज ज्ञात करना हो, आपको क्या करना है? ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, आंकड़ों दिए गए हैं, इसमें से सबसे अधिकतम मान वाला आपको ढूंढना है, कहाँ तक फैला हुआ है, और उसमें सबसे कम जो न्यूनतम मान वाला आंकड़ा है उसे घटा देना है। तो आइए जरा मिलजुल कर ढूंढें। इस आंकड़े में आप देखेंगे तो सबसे अधिक किस आंकड़े का मान है, आप खुद से ढूंढिए, और फिर ढूंढिए कि सबसे कम कहाँ मान है। मिल गया है आपको भी? बस इन्हीं दोनों का अंतर ज्ञात कर देना है। अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 49 माइनस 11। घटाव आपको आता है, आसानी से घटा पाएंगे। मिल गया 38। अर्थात इस आंकड़े का परास या परिसर 38 होगा। इस प्रकार ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हमें जानना था कि आंकड़ों का प्रबंधन जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी के जो बहुत सारे माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति वाले जो माप हैं, उसमें एक माप अरिथमेटिक मीन जिसे कह रहे हैं, समांतर माध्य कह रहे हैं, या अंक गणितीय माध्य भी कह रहे हैं, वो कैसे ज्ञात किया जाता है, एवं प्रेक्षणों का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, परिसर या परास कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे संबंधित पूरा एक अभ्यास का प्रश्न आपके किताब में दिया गया है। उन अभ्यास के प्रश्नों का आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लें, पूरी तरह समाप्त करें, तो फिर अगली कक्षा में हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने के क्या क्या और तरीके हो सकते हैं, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आइए कुछ प्रश्न हम लोग साथ में कर लेते हैं। जैसे
ये एक सारणी हमने बना कर रखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें 3 खिलाड़ी हैं, ए, बी एवं सी। इन्होंने 4 खेल में पार्टिसिपेट किया है और उसके द्वारा बनाए गए रन को हमने सारणी में लिखा है। जैसे सारणी देख के आप समझ पाएंगे कि खिलाड़ी ए के द्वारा पहले खेल में 16 रन, दूसरे खेल में 10 रन, तीसरे खेल में पुनः 10 रन और चौथे खेल में 14 रन बनाया गया। अब इस प्रकार के जो डाटा एकत्र किए हैं हम लोग, आंकड़े जो एकत्र किए हैं, अब इनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि खिलाड़ी बी के द्वारा बनाए गए रनों का प्रसार क्या है, रेंज क्या है, आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। न्यूनतम मान, अधिकतम मान देखना है और दोनों का अंतर निकाल लेना है। साथ ही साथ आपको माध्य निकालना रहेगा, समांतर माध्य ज्ञात करें या अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। जैसे यदि प्रश्न ये है कि खिलाड़ी ए के द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करें, कितना आसान है बच्चों। कैसे करेंगे हम लोग? माध्य ज्ञात करना है तो हमने जाना है कि किसी भी आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना हो तो उन आंकड़ों का योगफल करते हैं और उनकी संख्या से उसमें भाग दे देते हैं। तो खिलाड़ी ए के द्वारा जो बनाए गए रन हैं वो आपको सारणी में मिलेंगे। खिलाड़ी ए के द्वारा पहले खेल में कितना रन बनाया गया? 16 प्लस 10, खुद से निकालिए और अपने अभ्यास पुस्तिका पर आप खुद से हमसे आगे आगे कीजिए। और चौथे खेल में इसने बनाया है 14 रन। इस प्रकार ये कुल 1, 2, 3, 4 खेल खेले हैं, तो हम लोग भाग देंगे कितने से? 4 से। आइए हल कर लेते हैं। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 4 10 बकाया 1 1 2 1 3 1 4 1 5 बटा 4। ये आपका उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में ले आएं और आपने उत्तर ज्ञात कर लिया। अब जैसे खिलाड़ी ए के द्वारा बनाए गए रनों का हमने माध्य ज्ञात किया है, वैसे ही खिलाड़ी बी के द्वारा, खिलाड़ी सी के द्वारा भी बनाए गए रनों का औसत या माध्य या अंकगणितीय माध्य ज्ञात किया जा सकता है। नाम में मत फंसें, सब एक ही नाम है। जैसे यदि खिलाड़ी बी के द्वारा हमें निकालना हो तो बताइए कैसे बनेगा बच्चों? खिलाड़ी बी, आइए हम लोग तेजी से प्रश्न साथ में कर लेते हैं। बी ने बनाया है कितना? 6 8 4 एवं 0। अब इसे भाग कितना से देंगे? जरा ध्यान दीजिए, इसने एक खेल में 0 रन बनाया है। खेला तो है, तो जब उसने खेला है तो उसे हम लोग काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 है तो उससे गिनती नहीं गिनेंगे। यानी हम लोग जब भाग देंगे तो 1 2 3 4 से देंगे। बिल्कुल, आइए हल कर लेते हैं। सबको जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 18 बटा 4। ये हो गया रन प्रति खेला या प्रति इनिंग या प्रति खेल, ऐसा आप कहिए। इसी प्रकार यदि आपको खिलाड़ी सी का ज्ञात करना होगा तो जरा देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। 8, अगले मैच में देखिए ये खेला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको काउंट ही नहीं करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे इसके बदले। जब नहीं खेला है तो वो आपके आएगा ही नहीं, उसको काउंट ही नहीं करना है। 11 और 13, 11 प्लस 13, और कुल इनिंग की संख्या हो गई आपकी कितनी? 3। इस बार हम 4 से भाग नहीं देंगे, इस बार हम भाग देंगे 3 से। आइए निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 3 1 4 8 12 का 2 बकाया 1 1 2 1 3 बटा 3। इतना रन प्रति खेल या इनिंग, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमने तीनों खिलाड़ियों का माध्य अलग अलग ज्ञात किया।
आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न और भी दिए गए हैं, तो उसका आप खुद से अभ्यास करें। एक और प्रश्न है सारणी के ही रूप में। इस बार क्या दिया गया है, कुछ दिनों का कितना वर्षा हुआ है मिलीमीटर में, ये दिया गया है आपको। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि इसका परिसर क्या है, परास क्या है। जो वर्षा हुआ है इसका आप परिसर ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? परिसर आपको पता है, रेंज ज्ञात करने के लिए एकदम अधिकतम मान से लेकर के न्यूनतम मान तक, ये मिलीमीटर में आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़ा मान कहाँ है, ढूंढिए, आपके स्क्रीन पर है, और खुद से आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर हमसे पहले उत्तर निकाल कर रखिए। तो आपको मिला सबसे बड़ा कौन, 20.5, और सबसे न्यूनतम आंकड़ा देखिए आपको मिल रहा है 0.0। इन दोनों का अंतर कर दें, आपको 20.5 मिलीमीटर आ गया। ये आंकड़ों का परिसर या परास कहलाता है। इसी में से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि औसत वर्षा ज्ञात करें, या इसे ही दूसरे ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिए गए दिनों में जो वर्षा हुई है उसका माध्य ज्ञात करें, या अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। तो तरीका वही लगेगा, क्या लगेगा, जो भी प्रेक्षण है, जो भी आंकड़ा है, उसका कुल योग करेंगे, फिर उसमें हम प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। 12.2, 0.0, 20.5, 2.1 और है 5.5। इसको भाग करेंगे हम लोग कितने दिन से, 1, 2, 3, 4 और 5 दिन से। आइए हम लोग मिलकर जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 5, 1 6, 5 11 और 2 13 का 3 बकाया 1, 5 1 6, 2 8, 8 2 10 बकाया 1 1 2, 2 4 बट्टा 5। हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 8 40 हो गया। उसके बाद पॉइंट, अब कौन बचा, 3। तो क्या हो जाएगा आपका 5 6 30। इस प्रकार से आपने निकाल लिया औसत वर्षा इतना, या माध्य। अब इसी में एक प्रश्न ऐसे हो सकता है, ध्यान दीजिए अच्छे से, कि कौन से दिन में औसत वर्षा से अधिक बारिश हुई या कम बारिश हुई। आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि कौन से दिन को औसत से अधिक वर्षा हुई है। ये देखिए ऐसा प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, जो औसत है इस पर ध्यान दीजिए, 8.06। इससे अधिक वर्षा कहाँ कहाँ हुई जरा देखिए, इससे बड़ा मान कहाँ कहाँ है, रविवार है 12.2 बड़ा है, सोमवार है 0.0, क्या बड़ा है ये 8.6 से, बिल्कुल नहीं। मंगलवार को देखिए 20.5 है, क्या 8 से बड़ा है यह मान, बिल्कुल मान बड़ा है। और बुधवार के बारे में क्या कहना है आपका, बुधवार को बारिश हुई है 2.1 मिलीमीटर और औसत है आपका 8.06। छोटा है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, ये भी छोटा है। आपको ज्ञात करना है ऐसे दिन का नाम जिस दिन औसत से अधिक बारिश हुई है, और औसत है हमारा 8.06। ऐसा दिन आपको 2 मिला, रविवार एवं मंगलवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रविवार एवं मंगलवार। ऐसे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो,
लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, प्राकृत का ज्ञात करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ऐसा कोई भी प्रश्न हो, आप क्या करेंगे, जो भी आंकड़ा है पहले आंकड़ा निकाल लेंगे आप, प्राकृत है तो प्राकृत संख्या से, पूर्ण है तो पूर्ण संख्या से, अभाज्य है तो अभाज्य संख्या का आंकड़ा लेंगे, उन आंकड़ों का योग करेंगे और पुनः आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। आप काफ़ी आसानी से माध्य या औसत या समांतर माध्य ज्ञात कर पाएंगे। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तक में है, आप उसका अधिक से अधिक अभ्यास कर जाएं। बहुत ही आसान चैप्टर है, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम लोगों ने जाना आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं साथ ही साथ निष्कर्ष निकाल पाना कि हमने आंकड़ा क्यों एकत्र किया है एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना परिसर, परास जैसे शब्द और साथ ही साथ अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य। अगली कक्षा में हम लोग और भी केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग अलग माप ज्ञात करने की विधियां पर चर्चा करेंगे। तो आशा है आप खूब प्रयास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगली कक्षा में। आज की कक्षा इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।